हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। तो आप आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही हो। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आज लेकर आए हैं रसायन विज्ञान का जो अनसॉल्व पेपर है, ठीक ना। अनसॉल्व पेपर देखिए मैं आपको कौन सा आज इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए मॉडल पेपर हल हो गया है। ये जो मॉडल पेपर है ये भी पूरा हल हो गया है, ठीक ना। प्लेलिस्ट में वीडियो है, इसको जाकर देखिए। और उसके बाद जो ये अनसॉल्व पेपर फर्स्ट वाला जो है ये वाला, ये भी पूरा हल हो चुका है, सेट नंबर 2 के नाम से है। और ये वाला जो है सेट नंबर 2 है, ये सेट नंबर 1 के नाम से हल हुआ है। और अब हम लोग हल करने जा रहे हैं सेट नंबर 3, ठीक ना। सेट नंबर 3 को हल करने वाले हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पहले की वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में है, सभी वीडियो मिल जाएगी, वन शॉट में मिल जाएगी, ठीक है। एक ही वीडियो में सभी सॉल्यूशन रहेगा। और ये वाला जो है छोटी छोटी वीडियो को मिलाकर हम बड़ी वीडियो बना देंगे, इसको भी वन शॉट बना देंगे, ठीक है। अभी जितना है उतना पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 7460012763 पर। इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, यहाँ पर हम लिख लिए हैं कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या क्या होगी 180 ग्राम जल में, ठीक है। तो इसमें आपको एक फार्मूला निकालना लगाना पड़ेगा। जो फार्मूला आपका होता है मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है। तो देखिए यन बराबर यन किसको मानते हैं, मोलों को मानते हैं। यन बराबर होता है मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार, यानी कि इस डब्लू बटे यम, ठीक ना। ये होता है भार बटे अणु भार, डब्लू बटे यम। अब देखिए भार कितना दिया है 180 ग्राम दिया है। कितना दिया है 180 ग्राम दिया है, तो 180 लिखेंगे बटे में। जल में है तो जल का अणु भार निकालेंगे तो H2O होता है ना, जल का H2O। अब यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे तो H कितना है 2 है, प्लस O कितना है ऑक्सीजन है 16, 16 होता है अणु भार इसका। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना भार आएगा 18 आ जाएगा। तो 18 से इसमें भाग करेंगे तो 18 कम 18 बचा 0, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका एन का संख्या 10। मोलों की संख्या कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा, अरे चौथा वाला आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए रो, यानी कि जो रो होता है ये पी पी की टाइप होता है रो की एस आई मात्रक, एस आई इकाई क्या है। जो रो होता है इसका एस आई इकाई क्या होता है, तो इसका आपका जो एस आई मात्रक होता है आपका ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है ओम इंटू मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो इसमें जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग की स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक की इकाई जो होता है ये आपका लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन पर, चौथे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। घ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है CrC2O4 का थ्राइस है और -3 इस पर आयन लगे हुए हैं। तो आयन में Cr की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो इसमें आपकी समन्वय संख्या जो है 3 आएगी, क्योंकि जितने लिगेंड इसमें जुड़े रहते हैं, ठीक ना। नंबर ऑफ लिगेंड समन्वय संख्या कहलाती है, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड क्या कहलाती है समन्वय संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल से क्रिया करके, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा जल की अभिक्रिया से क्या बनता है, ठीक ना। तो इसमें जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका जो ये वाला बांड होता है ये वाला टूटता है, ठीक है। ये वाला बांड जो होता है यही वाला टूटता है, Mgx रहता है। प्लस में H2O को होते H प्लस और OH माइनस में टूटता है ये। जब यह बनता है तो देखिए ये वाला यहाँ से ब्रेक होगा और ये वाला जो है ब्रेक हो ही गया है। तो इस पर जो आता है आपका निगेटिव चार्ज आता है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव वाला जो होगा इसके साथ बनेगा और ये निगेटिव वाला इसके साथ बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर RH बनेगा, प्लस में आपका क्या बनेगा RH, फिर प्लस में आपका बन जाएगा ये MgOH बन जाएगा और X बन जाएगा, ठीक है। तो RH देखिए किस में है, तो दूसरे वाले ऑप्शन में RH है, तो ये वाला आपका
ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस प्रकार से रिएक्शन होता है। तो ये वाला जो H+ था इसके साथ जुड़ जाएगा और OH- इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन क्या है, देखिए HNH2 RNH2 RRNH2 RRRNH2 ट्रिपल RNH2 NH है, NH नहीं है, ये NH है, ये यहाँ पर N नहीं है, तो H नहीं है, RRRN है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी एमीन आपका होगा वो RRNH होगा। ठीक है, क्योंकि जितने इसमें एल्कीन जुड़े रहेंगे, देखिए ये एक एल्कीन दो एल्कीन ग्रुप जुड़ा है तो ये सेकेंडरी एमीन होगा। अगर इसमें एक एल्कीन ग्रुप जुड़ा है तो ये प्राइमरी एमीन है। इसमें 3 एल्कीन ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्शियरी एमीन हो जाएगा। ये तो अमोनिया है। ठीक है, ये अमोनिया, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 जो है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 का पहला क वाला जो है, मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए। तो मोलरता पहला है, तो मोलरता में क्या है आपका, मोलरता किसे कहेंगे, देखिए जो मोलरता है आपका, मोलरता पहला, मोलरता में विलयन के आयन पर विचार करते हैं। जो विलयन का आयन होता है उस पर विचार करते हैं, और मोललता में द्रव्यमान पर विचार करते हैं। ठीक ना, तो मोललता में द्रव्यमान पर विचार करते हैं और मोलरता में आयन, जो आयन होते हैं विलयन के आयन पर विचार करते हैं। दूसरी पॉइंट है, मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या है। ठीक है, विलेय पदार्थ में मोलों की क्या है संख्या है। ठीक है, मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या है। मोललता जो होती है विलयन के 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। 1000 ग्राम मतलब किलोग्राम में। ठीक है, उसके बाद देखिए मोलरता में विलायक एक भार का कोई महत्व नहीं होता है। मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता, ये विलेय पर निर्भर है। और ये मोललता में विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं होता, ये विलायक पर है। ठीक है, चौथी पॉइंट इसमें है, मोललता तापक्रम पर निर्भर करती है। मोललता जो होती है तापक्रम के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ये तापक्रम के साथ परिवर्तित हो सकती है लेकिन मोललता जो होती है परिवर्तित नहीं होगी ये, क्योंकि ये ताप पर निर्भर नहीं होती, ये ताप पर निर्भर होता है। इसे कैपिटल यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यम द्वारा प्रदर्शित, जो मोलरता होती है इसको किससे कैपिटल यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसको स्मॉल यम। इसमें आप 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो इसमें 2 पॉइंट ही आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिटेल में इसलिए लिखवाया हूँ कि अगर आपको कहीं काम पड़े तो आप लोग इसको पूरा लिखें। ठीक है, मतलब अगर कहीं 3-4 नंबर में पूछ दिया तब, तो इधर का अगर चीज़ नहीं दिखा होगा तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या फेरिक अम्ल, क्या फेरिक आयन जो होता है, कौन सा फेरिक आयन द्वारा ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण संभव है। तो फेरिक आयन जो होता है Fe+3 या Fe+2 होता है, इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है 0.771 वोल्ट दिया है, तथा जो ब्रोमीन आयन है इसका जो विभव दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.09 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको लिखा भी हूँ कि ये संभव है कि नहीं, नहीं ऐसा संभव नहीं है। कोई भी अपचायक अपने से कम इलेक्ट्रोड विभव वाले ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया कर सकता है, परंतु अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाले ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है, नहीं करता। स्पष्ट है कि जो आपका फेरिक है, फेरिक का इलेक्ट्रोड विभव और ब्रोमीन आयन से कम है। जो आपका फेरिक का इलेक्ट्रोड विभव है, देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया है 0.771 वोल्ट है, लेकिन जो ब्रोमीन आयन है इसका इलेक्ट्रोड विभव 1.09 है, तो ये वाला ज़्यादा है। तो ये कम वाले इलेक्ट्रोड विभव से यह ऑक्सीकारक नहीं हो पाएगा, ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक ना, तो ये असंभव है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के
वेग स्थिरांक को समझाइए। किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो, या फिर इकाई कह सकते हैं या फिर एकांक कहिए, ठीक ना। एकांक मतलब ही इकाई होता है। एकांक हो तो उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। इसे k से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका वेग स्थिरांक होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? k से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा प्रश्न नंबर ग तक। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर घ वाला कह रहा है सीरियम, जिसका प्रतीक होता है Ce, सीरियम, ठीक ना। परमाणु क्रमांक 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी क्यों होती है? तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 58 का, तो इसके अंत में देखिए क्या आ रहा है, 5s2 आता है, 5s2 5p6 6s2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग शुरू से देख सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक किए हैं। अब देखिए हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। सीरियम में उपकोषों का ऊर्जा क्रम 4f जो आपका है, ठीक ना, 4f और ये >5d होता है, ठीक ना। 4f 5d होता है, जिसके कारण 4f उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्रमशः एक एक करके मुक्त होकर 6s के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ +3 व +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं व्यक्त करते हैं, जो अस्थायी होती है। तो आपका जो इसमें 4f दिखाया नहीं गया है, क्योंकि जो 4f है, देखिए यहाँ पर 4f कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो क्रम से एक एक करके मुक्त होकर 6s में, देखिए यहाँ पर 6s में के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करते हैं, +3 और +4 का आपका ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें 4f आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 4s 4p 4d 4s आ गया है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यही है 4f, ये आपका है 4f, ठीक है। 4f, ये जो 4f है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके +4 बनाता है, और अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये +3 बनाएगा, तो ये +3 इलेक्ट्रॉन बनाएगा और +4 ऑक्सीकरण बनाएगा। इसलिए क्या होती है, जो अस्थायी होते हैं, ठीक ना, ये क्या होते हैं, +3 और +4 जो भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। जो समन्वय संख्या होती है उसको एक उदाहरण द्वारा क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो समन्वय किसी परमाणु या आयन की निकटतम दूरी पर स्थित परमाणु या विपरीत आवेशित आयनों की कुल संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, समन्वय किसी परमाणु या आयन की निकटतम दूरी पर स्थित परमाणु या विपरीत आवेशित आयनों की कुल संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मेथेन है, मेथेन CH4 होता है ना, तो इसमें देखिए कितना परमाणु जुड़े हुए हैं। तो कार्बन से आपका देखिए 1 2 3 4 चार परमाणु जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 परमाणु जुड़े हुए हैं। 4 परमाणु मिल करके एक मेथेन बना रहे हैं, यानी कि ये इसका जो आपका केंद्रीय धातु है C है, और ये चारों क्या हैं, ये चारों क्या लिगेंड का काम कर रहे हैं, यानी कि इनकी समन्वय संख्या जो होगी 1 2 3 4 होगी, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड या नंबर ऑफ लिगेंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ आयनों की संख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, इसमें समन्वय संख्या 4 होगी। आगे चलते हैं हम लोग, समन्वय संख्या आपको समझ में आई होगी। और देखिए, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजीन, ये प्रश्न नंबर 3 था, प्रश्न नंबर 3 का क, ये प्रश्न नंबर 3 का ख है। प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखिए। एल्कोहल का क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए हैं एल्कोहलिक जो बेंजिल एल्कोहल। तो ये देखिए प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक बेंजिल एल्कोहल है। तो प्राथमिक बेंजिल एल्कोहल में क्या होता है, ये बेंजीन बना लेते हैं। बेंजीन जो होता है CH2 से जुड़ा होता है, और एक CH2 से एक OH जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एक
OH जुड़ा होता है, तो इसको प्राइमरी प्राथमिक बेंजिल एल्कोहल कहेंगे। इसका फार्मूला आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CH2OH। और यहाँ पर देखिए आपका जो द्वितीयक बेंजिल एल्कोहल है, तो इसमें एक बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन पर एक C कार्बन है जो एक मेथिल से जुड़ा हुआ है, और इस वाले कार्बन से एक OH जोड़ेंगे, तब ये द्वितीयक एल्कोहल। जो द्वितीयक एल्कोहल होता है उसका जो द्वितीयक वाला दूसरा कार्बन होता है, इस कार्बन से 2 R ग्रुप जुड़ा होता है, यानी कि एक मेथिल हो गया, एक और हो गया यहाँ पर मेथिल, तो ये द्वितीयक एल्कोहल हो जाता है। अगर यहाँ पर देखिए बेंजीन जुड़ा है तो ये द्वितीयक बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा है, तीसरे में देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर CH3 लगा रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका बेंजीन लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीयक बेंजिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, तृतीयक बेंजिल एल्कोहल बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर C है, C के साथ एक CH3 है, CH3 है, और यहाँ CH3 रहता तो तृतीयक एल्कोहल हो जाता, लेकिन यहाँ पर बेंजीन है तो तृतीयक बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। जिसका फार्मूला आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पर है, इसका फार्मूला यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का ग है, एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं, लेकिन एल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर कम क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर हम लिख लिए, एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि, यानी कि वांडरवाल बलों में वृद्धि, वांडरवाल बलों की वृद्धि के साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, वांडरवाल बल भी क्या होता है, वृद्धि करता है, ठीक है। तो इसका जो परमाणु की संख्या वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी के साथ वांडरवाल बलों में कमी के कारण शाखाओं में या शाखाओं में कह सकते हैं, शाखाओं में वृद्धि के साथ क्वथनांक जो होते हैं घटते हैं, ठीक ना। अगर शाखाओं में वृद्धि होगी यानी कि कार्बन की संख्या जो होती है बढ़ेगी, अगर कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी तो उसका जो क्वथनांक होगा जो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और इसमें जो अगर कार्बन श्रृंखला पृष्ठीय क्षेत्र में कमी के साथ ये वांडरवाल बल में भी कमी आएगी, ठीक ना। जो आपका वांडरवाल बल होगा उसमें भी कमी आएगी जब आपकी कार्बन श्रृंखला कम होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। जो पूछा था एल्कोहल के क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर बढ़ते हैं, लेकिन एल्कोहल के शाखन में बढ़ने पर कम क्यों होते हैं, तो इसका जवाब यही है, ठीक है। एल्कोहल की क्वथनांक कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि वांडरवाल बलों के कारण के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। के साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर उनकी कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि हो रही है तो उनका वांडरवाल जो बल है वो भी बढ़ेगा। और एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी के साथ वांडरवाल में कमी आएगा। इसके कारण जो शाखा में वृद्धि होगी और क्वथनांक में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आरएनए पर क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह अधिक अणु भार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यह डीएनए से भिन्न होता है। जो ये होता है वो डीएनए से भिन्न होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा होती है तथा थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल क्षार होता है। जैसे डीएनए में आपका पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है डीएनए में। और आरएनए में जो आपका होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पर आपका यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्षारक के हम नाम भी लिखे। यहाँ पर डीएनए में आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है, ये डीएनए में पाया जाता है थाइमिन। और जो आपका आरएनए में होता है, आरएनए में वो आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको अंतर करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है कि अंतर में आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और जो आपका आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसी सी वीडियो में जब भी डालूँ तो आपको तुरंत मिले और तुरंत देखें, आप तुरंत आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है। तो थैंक यू बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।